नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि आप खुश नसीब हैं कि आप मध्य प्रदेश में हैं। एक विज्ञापन हुआ करता था, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। महानायक अमिताभ बच्चन इसको कहा करते थे। आज हम कह रहे हैं कि आप खुश नसीब हैं कि आप मध्य प्रदेश में हैं। उसकी वजह यह है कि देश भर में हवा जहरीली हो गई है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, पहाड़ काटकर सड़कों में तब्दील किए जा रहे हैं, झील और नदियों को सुखाने की बात हो रही है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और उनकी पीठ के जो साथी जस्टिस हैं विनय सराफ जी कहते हैं कि आप खुश नसीब है कि आप मध्य प्रदेश में हैं। वजह है कि यहाँ जंगल भी है, नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं और झीलें भी हैं। सबसे खास बात यह है कि ये बात तब हुई है जब देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कल कहा कि वो सुबह 1 घंटे उन्होंने घूम लिए, सैर कर ली, तो तबीयत बिगड़ गई क्योंकि दिल्ली की आबो हवा में जहर घुला हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर बेतरतीब पेड़ कटते हैं और कानून के खिलाफ पेड़ कटते हैं, बिना अनुमति के पेड़ कटते हैं और काटने वाला कोई और नहीं बल्कि सरकार की एजेंसियां हैं, तो फिर ये बात और भी ज़्यादा गहरे तक उतरती है कि आप खुश नसीब हैं कि मध्य प्रदेश में हैं। हम इसमें जोड़ते हैं कि आप खुश नसीब हैं कि सरकार पेड़ काट रही है, इसके बाद भी हवा जहरीली कम हो रही है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हवा से मतलब अगर हवा नहीं रहेगी तो फिर जीवन नहीं रहेगा। एक पौराणिक कथा है कि वायुपुत्र हनुमान जी की वजह से पवन देव नाराज हो गए और वो छुपकर बैठ गए कहीं, और संसार में हवा बंद होने लगी। कुछ ही सेकंड में हाहाकार मच गया। पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्गलोक तक सब चिंतित हो गए। लेकिन आज की हम बात करें तो इस पृथ्वी लोक को हम इतना जहरीला कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के कितने भी उपाय लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मामला सुधर नहीं रहा है। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि दिल्ली की हवा को बदलने के लिए, साफ़ करने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। जमुना जी को तो आप साफ़ कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हवा साफ़ नहीं कर पाए तो फिर जी नहीं पाएंगे। आज इसी मुद्दे पर बहुत सारी बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, देश के जाने माने पर्यावरणविद और कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट प्रोफेसर सौरभ पोपली जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगी जी हमारे साथ हैं। योगीराज जी, आपका बहुत स्वागत है। और मरुभूमि राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे साथ हैं सूरज सोनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता। सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार राघवेंद्र जी। चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें देख रहे हैं कि नदियाँ कैसे सूख रही हैं। अगर नदियों को आपने नहीं बचाया, बारिश की वजह से पानी तो बहुत जल्दी भरता, लेकिन फिर वो पानी जब बैक वाटर की तरफ वापस पलटेगा तो वो शहरों को डुबा देगा। जो स्थिति हम मुंबई की देखते हैं कि समुद्र का जब बैक वाटर आता है, या कई बार देखते हैं कि मुंबई डूबने लगती है बारिश में, ये स्थितियाँ अकेले मुंबई की नहीं है, भोपाल की कलियासोत में भी हो सकती है। लेकिन अभी इस बात पर हम फोकस कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की जो बेंच सुनवाई कर रही है सो मोटो कि मध्य प्रदेश में पेड़ पौधे बेवजह नहीं कटने चाहिए, कम से कम NGT की अनुमति के बगैर तो नहीं कटने चाहिए, और अगर ये कटते हैं तो फिर सरकार इस पर क्या करेगी और इस पर कोर्ट क्या करेगा, इस पर भी बहुत गंभीरता से बात हो रही है। आपकी राय? रघुवीर जी, अगर हम आज की जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो अगर हम उसको गौर से देखें जी, तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र लगभग हर पहलू पर हावी है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो बहुत पुरानी है, और ये शायद नहीं कहा जा सकता कि किसी अन्य समय, ऐतिहासिक किसी अन्य समय में ऐसा हुआ हो कि सिर्फ अर्थशास्त्र के अनुसार और अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाने की सिर्फ नीतियां रखी गई हों। जी, देखिए, अर्थशास्त्र से मेरा ये मतलब है कि देखिए, अर्थशास्त्र का जो मूल सिद्धांत है वो उपयोगिता है। पेड़ को तब जरूरी मानेंगे अगर उसकी उपयोगिता साबित हो। जी, हर चीज की हम उपयोगिता के आधार पर उसकी कीमत निर्धारित करते हैं। तो अभी हालात ये है कि अगर हमें किसी चीज को फाइनेंशलाइज करना है, अगर हमें उसको फाइनेंशलाइज करना है तो हम उसकी उपयोगिता को
इन अ वे वैल्यू करते हैं, का मूल्यांकन करते हैं। उस मूल्यांकन के आधार पर हम नीतियां बनाते हैं और तमाम उसमें न्याय और नीति का खेल हम देखते हैं। तो देखिए, बात यह है कि हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन, ये एक समय पर भारत में लगभग सभी लोग इसको एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड किया करते थे कि हवा तो साफ ही होगी, पानी तो साफ ही होगा, नदी में आप नहा सकते हैं, आप उसका पानी ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, तमाम अपनी ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। पर अर्थशास्त्र के चलते और सिर्फ एक तरफा हमारा ध्यान जो अर्थशास्त्र की तरफ है, उसको लेकर हम यहाँ पहुँच गए हैं कि हमारे पास हवा मतलब सांस लेने की मुश्किल हो गई है। और तमाम ऐसे शहर हैं, शायद ही कोई ऐसा शहर बचा है जहां आप सांस चैन से ले सकते हैं। भोपाल जैसी स्थिति मैं मानता हूं, मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ, मैं सन 83 से आता जाता रहा हूँ भोपाल में, मैंने इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखी। और शायद ये एक समय ऐसा है विश्व स्तर पर, ये नहीं कि भारत सिर्फ, पर विश्व स्तर पर जब COP30 की बैठकें हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन हमारी दहलीज खटखट आ रहा है, तमाम 17.5 लाख लोगों की जान गई है पिछले साल प्रदूषण, हवा की प्रदूषण की वजह से। भारत में ये विश्व की सबसे जानी मानी मेडिकल जर्नल बता रही है 17.5 लाख। देखिए, पूरे कोविड में तकरीबन 20 लाख मृत्यु हुई थी, अन्य मृत्यु जो कोविड से एस्क्राइब को हम एस्क्राइब करते हैं जी। तो तकरीबन वो एक दशक में 40% बढ़ गया है वो आंकड़ा। तो अगले 10 साल में क्या वो भयावह स्थिति होगी, इसको हमें देखने की और बिल्कुल पारदर्शिता से देखने की जी। और ढांचागत तरीके से देखने की बहुत ज़रूरत है। और सिर्फ उपयोगिता ही नहीं, बल्कि अच्छाई किस दिशा में हमें ले जाना चाहती है, वो भी हमें देखना होगा। बिल्कुल। वैसे नियम कायदे तो ये है कि अगर आप सड़कें बना रहे हैं या आप कोई भवन बना रहे हैं, एक पेड़ के बदले 10 पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो कागज़ पर तो लगाता है, लेकिन असल में वो ग्राउंड जीरो पर दिखते नहीं है। हाईवे बन रहे हैं, सीमेंटेड रोड हो रही है, पहाड़ काट कर सड़कें बनाई जा रही है। ये सारे मुद्दे इस बात पर उठे कि भोपाल और भोजपुर के बीच में 20-22 किलोमीटर का फासला है। सड़क बनाने के लिए लगभग 244 पेड़ काटे गए और अनुमति के बगैर। यहाँ से बात शुरू हुई। जब ये खबर छपी तो बहुत हम धन्यवाद करेंगे हाईकोर्ट मध्य प्रदेश का, जबलपुर का, कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और ये बात यहाँ तक हुई कि हम इस पर आज लगभग तीसरी बार चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे पर, पेड़ के मुद्दे पर। 488 में से 253 पेड़ों को एक तरह से ट्रांसप्लांट करने की बात हो रही थी। तब कोर्ट ने कहा कि आप ठूंठ को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो कृपा करके इस मामले में सरकार को उन्होंने जो निर्देश दिए हैं वो देखते हैं कि अधिकारी उस पर कितना काम करते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि नदी, पहाड़ और झील अगर नहीं बचेंगे तो भोपाल की जो खूबसूरती या देश की, दुनिया की खूबसूरती है वो खत्म होने आएंगे। मैं सिर्फ एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। वो मामला है कोविड का। एक बुजुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट थे। 8-10 दिन भर्ती होने के बाद वो स्वस्थ होकर घर जा रहे थे। जब वो बिल अदा कर रहे थे रो पड़े। लोग समझे कि शायद ये बिल बहुत भारी भरकम इसलिए रो रहे होंगे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस बात पर रो रहा हूँ कि 8 दिन मैं ऑक्सीजन पर जब रहा तो प्रतिदिन मुझे ऑक्सीजन के इतने हजार रुपये देने पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 70 साल हो रही है, 70 सालों में मैंने 24 घंटे कितनी ऑक्सीजन ली प्रकृति से, पेड़ों से, जंगलों की जलवायु से, तब मैंने फ्री में सब कुछ ले लिया। 8 दिन 10 दिन मैंने ऑक्सीजन लिया, मुझे लाखों रुपए का बिल अदा करना पड़ रहा है। तो वो इस बात पर रो पड़े कि प्रकृति हमको कितना दे रही है और हम प्रकृति के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। तो हर घंटे आपको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन वो तब जब पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं। मैं राजस्थान के हमारे साथी सूरज जी की तरफ जाऊँगा। सूरज जी, राजस्थान तो मरु प्रदेश है, रेगिस्तान को भी राजस्थान के लोगों ने हरा भरा किया अपनी जीवटता और पुरुषार्थ से। पानी की एक एक बूंद की कीमत जितनी राजस्थान के लोग जानते हैं, छाया की जितनी कीमत राजस्थान के लोग जानते हैं, शायद देश में कम ही लोग जानते होंगे। आपकी राय, पानी, पेड़ों को बचाने के लिए और जलवायु ठीक रहे इसके लिए जयपुर में क्या हो रहा है, जोधपुर में क्या हो रहा है, जैसलमेर में क्या हो रहा है और झीलों की नगरी उदयपुर में क्या हो रहा है? सूरज जी।
लीजिए, मुद्दे की बात आई तो संपर्क ही टूट गया उनसे। दोबारा कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। योगीराज जी, इस पर आपकी राय। देखिए राघवन जी, सबसे पहले तो आपने भी कहा है कि हाईकोर्ट को इसके लिए बधाई दी ही जानी चाहिए कि वो एक ऐसे आवश्यक इश्यूज पर स्वतः संज्ञान ले रहा है। और ये एक ऐसा इशू है कि जो दैनिक मतलब हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा इशू, और जो दिखता नहीं है। जी, हम पेड़ काटते वक्त हमको ये पता नहीं रहता कि ये इसमें भी आत्मा है, इसमें भी ये भी एक लिविंग यूनिट है। वो चूंकि वो विरोध नहीं करता पेड़, और जिस दिन आप उसका काटो और वो आपका टांग काट दे तो आपको समझ में जाएगा कि इसकी महत्वता क्या है। लेकिन हम उसको निर्जीव इकाई मान के उसको निपटा रहे हैं। और आज उसका दुष्परिणाम ये है कि जो दिल्ली की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, दिल्ली को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं कि साहब वहाँ का AQ लेवल ख़राब हो रहा है, वहाँ पे हवा जीने लायक नहीं बची। वहाँ तो जज साहब ने कह दिया कि साहब मैं सुबह घूमने गया तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। और मध्य प्रदेश में इस बात के लिए जज साहब कह रहे हैं, हाई कोर्ट के, कि नहीं ठीक है आप खुशनसीब, और निश्चित तौर पर ये भोपाल के लोग खुशनसीब हैं। लेकिन पिछले 5 साल का यदि भोपाल का भी आप एनालिसिस करें तो भोपाल की हवा 23% जहरीली हुई है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। और ये पता ही नहीं चला लोगों को कि हम कितना कब ये इतना ट्रेमेंडस चेंज हो गया। जी, लोग इसको ये मान के चल रहे हैं यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा तो हम तान खुटी सो रहे हैं, चद्दर डाल के सो रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो दिल्ली में हो रहा वो शायद हो गई नहीं। लेकिन भोपाल में शुरुआत हो चुकी इसकी। भोपाल में लगातार हवा प्रदूषित हो रही है। भोपाल में लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले 5, 7, 8 दिनों के ही आप आंकड़े देख लें तो चौंक जाएंगे। जो कभी यहाँ का जो ऑक्सीजन का जो लेवल है 50 के आसपास, ये 200, 250, 300 पहुँच रहा है। तो इतना खतरनाक ये लेवल जो पहुँच रहा है वहाँ पे, तो ये कहाँ ले जाएगा? ये ज़िंदगी आपकी कहाँ जाएगी? लोग सर्वाइव करने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये बड़ा एक चिंताजनक स्थिति है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारा जो AQ लेवल है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, अंधाधुंध सड़कों पे वाहन, आप ये देखिए कितने तेजी गति से। पिछली बार अभी ये आंकड़े दिखाने के लिए सरकार को बहुत अच्छे होते हैं कि साहब दीपावली के दिन 4000 वाहन एक दिन में उठ गए भोपाल में। पीठ थपथपा सकती है सरकार अपनी, हम भी थपथपा सकते हैं कि देखिए साहब इतनी महंगाई के बावजूद भी कारें उठ रही है। लेकिन वो कारें चल कहाँ रही सड़क पे, वो क्या कर रही है? पॉल्यूशन कर रही है। इस बात पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है कि कितनी मात्रा में लें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। यहाँ तो अभी हो रहा है कि एक सज्जन हमारे परिचित 10 साल पहले आए, जो अचानक उनका भोपाल आना, वो कह रहे हैं कितनी कारें हो गई भोपाल में। पहले जो खुला खुला जो लगता था जी, हम सड़कों पे स्कूटर मोटरसाइकिल जो दिखती थी और कार तो दिखती नहीं थी। आज लोग आश्चर्य करते हैं जो 10 साल पहले भोपाल आए थे और अब जो भोपाल आते हैं, इतना चेंज उनको लगता है। बिल्कुल। तो ये स्थिति बहुत भयावह, चिंताजनक है। हमारे साथ संपर्क हो गया है सूरज सोनी से। सूरज जी, एक खबर तो ये है कि हर साल लगभग 15 अरब पेड़ पूरी दुनिया में काटे जाते हैं। और अगर इसको हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 24 मिलियन हेक्टेयर पेड़ों का नुकसान हुआ है 2019 से लेकर अब तक। इसका मतलब कि एक यूनाइटेड किंगडम के बराबर हमने जंगल साफ कर दिया है। ये हुआ मोटा मोटा आंकड़ा दुनिया भर का। हम खुश हो सकते हैं कि ये तो दुनिया भर का, पता नहीं भोपाल या मध्य प्रदेश में कितना है। लेकिन भोपाल खासतौर से मध्य प्रदेश जंगलों के मामले में बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अब ये किस्मत उसकी बदकिस्मती में तब्दील हो रही, क्योंकि सरकारी संस्थाएं इसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से दुश्मनी का काम कर रही है। आपकी राय मध्य प्रदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं? और मैंने इसके पहले कहा था कि जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और झीलों की नगरी उदयपुर, वहाँ किस तरह से राजस्थान के लोग पर्यावरण को मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि वो तो रेगिस्तान है, वहाँ बारिश भी कम होती है, पेड़ पौधे भी कम है, फिर भी टूरिस्ट बहुत आते हैं, लोग ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, कई बार ऐसा होता है कि जब आपदाएं आती है तो वो अपने साथ में कुछ अवसर भी लेकर के आती है, और उस अवसर को उचित दिशा के अंदर अगर कोई बढ़ता है, कोई काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें न सिर्फ सृष्टि का विकास होता है, बल्कि लोगों के अंदर एक जो भावना होती है वो डेवलप होती है। और आप ये देखिए, हमारे जो राजस्थान है, यहाँ पे तो सन 1899 के आसपास इतना बड़ा दुर्भिक्ष अकाल आया था कि लोगों को पेड़ों के छिलके खा करके अपना गुजारा करना पड़ा था। और उसके बाद में जब पानी की किल्लत हुई तो लोगों को एक एक बूंद पानी की कीमत समझ में आई। जब मरुस्थल फैलने लगा तो लोगों को पेड़ों की कीमत मालूम चलने लगी। और राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे खेजड़ी है, रोइडा है, बाढ़ है,
बम्बूल है, ये बड़े बड़े जो पेड़ है जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में डेवलप किए गए, और लोग इसमें आगे आकर के जो पूरी पीढ़ी थी वो पीढ़ी खप गई है। आप ये देखिए बीकानेर, जहाँ पे कभी बिल्कुल आप ये देखिए मरुस्थल दिखाई देता था, और आज भी फिल्मी सीन वहाँ देखेंगे तो यही नजर आता है। और अभी मैं जाकर के आया हूँ बीकानेर, बीकानेर से लगता हुआ नौर है, भादरा है और हनुमानगढ़ है, पूरी हरियाली छाई हुई है। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा कि कोरोना के बाद में हमारे जो जैन जी नेपाल के अंदर आगजनी करते हैं, बांग्लादेश में आगजनी करते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान का जो जैन जी पीढ़ी है वो आगे आकर के शहरों के अंदर पेड़ों के लिए बहुत काम कर रही है। और अभी राजस्थान की जो स्कीम चली थी सरकार की, वृक्षारोपण अभियान, तो आपको ताज्जुब होगा कि जितने पेड़ वन विभाग ने नहीं लगाए, उससे अधिक युवा पीढ़ी के बच्चों ने, स्कूल के, कॉलेज के बच्चों ने आगे आकर के पौधे लिए। हम खुद भी वृक्षारोपण करते हैं, तो इस बार हमने कम लिखाए थे कि हम 3-4 हजार ही पेड़ लगा पाएंगे, और आपको ताज्जुब होगा कि 3,000 पेड़ तो हमारे 2 दिन में ही बच्चे ले लेके चले गए। और बाकायदा हम उनके फोन नंबर रखते थे नेटवर्किंग के लिए, और हमने उनको खिताब भी दिया वक्ष मित्र का, तो वो ले लेकर के जा रहे थे। हमको डिटेल देते थे कि आज हमने वहाँ पे इतना पेड़ लगाया, आज हमने इतना पेड़ लगाया, और न सिर्फ पेड़ लगा रहे बल्कि उसके पालन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो ये जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ की जो युवा पीढ़ी है ये आगे आई है, और गाँव में तो पहले से ही लोग पेड़ों को सहेजने का काम कर रहे हैं। तो इससे प्रकृति का जो है वो संरक्षण हो रहा है। और इसमें एक जो बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि जब दिल्ली में 2015 में PM10 का लेवल बढ़ गया था, स्मोक वहाँ पे आ गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया था, तो उस समय हमारे यहाँ भी PM2.5 का लेवल, PM10 का लेवल खराब हो रहा था। लेकिन उसके बाद में दिल्ली के हालात देख करके, दिल्ली के जो धुंधले बादल देखे लोगों ने, उससे हमने राजस्थान के लोगों ने यहाँ पे उनको एक मार्गदर्शन मिला है, और लोग पेड़ों के काम में लगे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश तो देखो साहब रोल मॉडल था पूरे देश के लिए, और घने घने जंगल, तेंदुपत्ता और सारे मैंने खुद देखे हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से कल कारखाने और अभ्युदय के नाम पर काटे जा रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय हो सकता है, क्योंकि मध्य भारत है पूरा, और पूरे देश की जान है, शान है, तो ये तो वृक्षों से ऐसे तो होना ही चाहिए। जी सूरज जी, लोग तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश की हवा दक्षिण भारत को भी ऑक्सीजन देती है। तो दक्षिण भारत की एक ऐसी महिला है जिनकी उम्र करीब 88 साल है, कर्नाटक के मैसूर के एक गांव से आती हैं वो, होनाली करके एक गांव, पद्मश्री उनको दिया गया है। उन्होंने 30,000 पौधे लगाए, 30,000 पेड़ लगाए, पौधों को पेड़ों में तब्दील किया। तो एक उदाहरण ये भी है कि एक महिला ने 30,000 पौधे लगाए। मैं नाम भूल रहा हूँ, असम के भी एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी साइकिल से वहाँ पौधे लगाए थे, और वो पौधे भी हज़ारों की तादाद में हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, लेकिन ये उंगलियों पर गिनने वाले हैं, ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। जो नुकसान है सौरभ जी, वो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर इस मामले में अवेयरनेस या जागृति जनता में नहीं आई, वो इतना दबाव बनाए कि सरकारी एजेंसियां ना तो पेड़ काट सके, अगर सड़क बन रही है तो सड़क को थोड़ा सा दाएं बाएं करें पेड़ काटने के बजाय। मध्य प्रदेश में तो सड़क बनाने के नाम पे पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में कट रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है इसके नाम पर बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस मामले में पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत सुखद लग रहा है कि ये आपदा जरूर है पर्यावरण की, लेकिन कम से कम चीफ सब मध्य प्रदेश जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जागरूक है। और ऐसा लगता है कि कानून के जब हंटर पड़ेंगे तो शायद जो हमारा तंत्र है वो सुधरे और उसमें जागृति आए। आपकी छोटी सी राय। रघुवीर जी, पिछले साल 2019 का आंकड़ा है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधे वायु प्रदूषण से हुआ है जी। उसके बाद के आंकड़े अभी तक क्लियर नहीं हैं, पर इससे साफ समझ आता है कि तकरीबन 3% आपका जो उत्पाद है, घरेलू उत्पाद है, उसमें फ़र्क आ रहा है। उस पर आप जोड़ लीजिए जो जलवायु परिवर्तन से जो आपदाएं आ रही हैं उसकी उसका जो मतलब इम्पैक्ट है जी। और तमाम जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस से आपको पानी के संकट से आपको तो तकरीबन मैं मानता हूँ कि अगर आप इन सबको जोड़ें तो बहुत खासा एक नुकसान है हमारी अर्थव्यवस्था पर। तो हम अभी तक दिक्कत ये है कि हमने जो अर्थव्यवस्था का हमने संज्ञान लिया है वो सिर्फ लिया है कि
ठीक है, उससे हम उसको घरेलू उत्पाद में गिनते हैं, पर स्वास्थ्य पर क्या परिणाम है, आने वाली पीढ़ी पर क्या परिणाम है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो किस कॉस्ट पर आ रहा है, क्या उसके लिए हम खो देंगे, हमेशा के लिए खो देंगे, इन सब के जो आंकड़े लगाए जाते हैं उसको हम इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं जी। तो इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था है वो एक बहुत पुराना, और मैं कहता हूँ जिसकी मतलब जैसे आपकी दवाई की शेल्फ लाइफ होती है ना, वो खत्म हो जाती है एक समय, और उसके बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। अर्थशास्त्र की बहुत ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र की भी उपयोगिता अब खत्म हो चुकी है। आज के विषय में अगर हमें स्वास्थ्य के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमने वेलबींग पर जो मतलब तमाम, जैसे मिशन लाइफ है, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने मिशन लाइफ लॉन्च की है, वो किस लिए की है? वो इसलिए की है कि हमारा ध्यान अब होलिस्टिक वेलबींग पर पड़े, जी। संपूर्ण एक तरह की वेलबींग की बात की जा रही है, ना कि सिर्फ हम अर्थव्यवस्था पर एक केवल ध्यान दें। तो मैं मानता हूं कि ये अगर हम कर पाएं और अर्थव्यवस्था में न्याय और नीति में हम इसको ला पाएं ढांचागत तरीके से, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में, भारत में इसके बहुत अच्छा काम हुआ है इस पर। भोपाल में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है, वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इस पे पहल की है, विश्व भर में ये लोग प्रख्यात हैं जी। तो हमें चाहिए कि हम इन लोगों से राय लें और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कैसे बना पाएं, इसको हम पर्यावरण से जोड़ें, क्योंकि बिना पर्यावरण के कोई अर्थव्यवस्था कायम हो ही नहीं सकती। एकदम ये ठीक जानना जी। बहुत जरूरी है। दरअसल जिन विशेषज्ञों की आप बात कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी कि वो उनका उपयोग समाज के लिए करे, और समाज की जिम्मेदारी कि वो सरकार पर ये दबाव बनाए, क्योंकि ये मामला जीवन मरण का है। मैंने इसके पहले कर्नाटक की महिला का नाम बताया था जिन्होंने 30,000 पौधे लगाए, लेकिन एक ऐसा भी नाम है जगदीश चंद्र कुनियाल, ये उत्तराखंड के, इन्होंने युगराज जी 1 लाख पेड़ लगाए हैं। तो काम करने वालों की कमी नहीं है। सवाल है कि कभी कोर्ट इसमें भूमिका निभाए, कभी समाज निभाए, कभी एनजीओ निभाए, और कभी मीडिया और सरकार मिलकर काम करे, तो स्थिति ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकती। जब एक व्यक्ति 1 लाख पौधे लगा सकता है, एक महिला 30,000 पौधे लगा सकती है, सरकार उनको पद्मश्री दे सकती है, तो फिर काम करने वाले बहुत से लोग हैं। सौरभ पॉपली जी की हम राय ले सकते हैं, जो उन्होंने एक्सपर्ट के नाम दिए, उनसे राय ले सकते हैं, और सब मिलकर काम करें तो मुझे लगता है कि पेड़ कटना कम हो जाएंगे और पेड़ लगने के बाद वो पलना और बचना भी शुरू हो जाएंगे। आपकी राय? ये ठीक कह रहे हैं राघवेंद्र जी आप। पेड़ लगाने के साथ साथ एक बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पेड़ कटने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, उनको कानून ऐसे कड़े किए जाएं। आपने शुरुआत में कहा था कि इनको जीवित इकाई अगर मान लिया जाए, बिल्कुल। तो जैसे नदियों को हम जीवित इकाई मानते हैं, अगर पौधों को, वैसे तो भारतीय जो वांग्मय है उसमें कहा जाता है कि हर चीज जड़ नहीं है, चेतन है वो, अगर इनको मान लिया जाए तो हर पेड़ को काटने पर वही मुकदमे धाराएं लगे जब किसी व्यक्ति को मारने या काटने पर लगती है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत से सरकारी अफसरों पर मुकदमे बनेंगे और कई बिल्डर और सड़क बनाने वाले भी इसकी जद में आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी। हमारे तो प्रकृति सत्यचित आनंद का तो स्वरूप है ही है, तो जी। सारी चीज चैतन्य है, और हमारे तो जल जंगल जमीन पर्वत नदी इनकी तो पूजा की जाती है, ये तो हमारे पूजने, ये देवी देवता है हमारे जी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को पता नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैंने ये भी देखा राघवेंद्र जी, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल खोल के पर्यावरण के प्रति काम करते हैं, अपने पैसे लगा के काम करते हैं। बेचारे वो एक ड्रम पानी लेके आते हैं, पौधे लेके आते हैं, जगह जगह पौधे लगा के चले जाते हैं, और कुछ लोग जी खोलकर काटते हैं। तो वो जब महीने 15 दिन 8 दिन बाद जब देखते हैं कि यार हम ये पेड़ लगा के गए थे, मालूम पड़ा कोई बकरी चरा ले गया, तो कोई पौधे ही उखाड़ ले गया। बिल्कुल। तो कितनी उनकी आत्मा को वो एकदम पीड़ा पहुंचती होगी। तो ये संवेदनशीलता के साथ हम इस बारे में इसको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये लड़ाई दी और तूफान की है। लगाने वाले बहुत कम है, काटने वाले बहुत ज्यादा है, इसमें बागड़ी खेत खा रही है। सरकार के जो तंत्र है, ऑफिसर है, वही इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने भी इसी पर मुझे लगता है कि सख्त टिप्पणी की है। समय खत्म हो चला, लेकिन सूरज जी अगर आप चाहें तो 2-3 वाक्यों में कोई टिप्पणी, आपकी अंतिम टिप्पणी सिर्फ 2-3 वाक्यों में। जी आप ये देखिए कि पेड़ को काटने का जो काम करती है कुल्हाड़ी, उसमें उसका जो बैसा होता है वो लकड़ी का ही होता है। तो ऐसे ही सरकार चाहे तो अपने जो सरकारी अधिकारी है उनका उपयोग पेड़ लगाने में कर सकती है। जो लगातार पेड़ कटवाने का काम करते हैं, बाईपास बनाने के नाम पे, बिल्डिंगें बनाने के नाम पे,
कॉलोनियां बचाने के नाम पे, सड़कें बनाने के नाम पे कटने वाले जो पेड़ है वो कम हो सकते हैं। कुल और मिलाकर आप जी कह सकते हैं कि अगर सरकार इसमें सख्ती बरते, जीवित इकाई मान ले, कोई कानून बना दे, तो मुझे लगता है कि पेड़ कटना बिल्कुल बंद तो नहीं होगा, लेकिन रफ्तार घट जाएगी और ये घटती हुई रफ्तार भी हमें बहुत ज़िंदगी की तरफ मोड़ेगी और हवा को शुद्ध रखेगी, पहाड़ों को बचाएगी, नदियों को बचाएगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। विषय बहुत संवेदनशील और लंबे समय तक बातचीत करने का था, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं सौरभ जी का बहुत साधुवाद करता हूँ, योगीराज जी का धन्यवाद करता हूँ और सूरज जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। सूरज जी ने चर्चा में भाग लिया। तो आप खुश नसीब हैं कि आप मध्य प्रदेश में हैं। मुस्कुराइए और पेड़ों को बचाइए भी। तो बखबर वहाँ सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।